नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद खड़ा होता है तो सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है तो वो होती है उस संपत्ति पर टेम्पररी इंजंक्शन लेना, यानी कि जिसे आप लोग सरल भाषा में कहते हैं कि प्रॉपर्टी पर स्टे ले लो, स्टेटस क्यों लगवाओ। इसी को टेम्पररी इंजंक्शन कहा जाता है। अब दोस्तों, बहुत सी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड करके रखी है जहां पर इसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है कि किस किस स्थिति में टेम्पररी इंजंक्शन एक पार्टी को कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि साल 2023 अगस्त के मंथ में एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है जहां पर यही चीज क्लैरिफाई की गई है कि अगर प्रॉपर्टी पर टेम्पररी इंजंक्शन मांगा जा रहा है तो वहां पर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखना अनिवार्य नहीं होता, यानी कि संपत्ति के मालिकाना हक के जो दस्तावेज है उनको देखना अनिवार्य नहीं होगा। अब ये किस किस सिचुएशन में होगा, क्या क्या कंडीशन होंगी, आखिरकार केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्या थे, ये सारी चीज वीडियो में मैं आगे आपको क्लियर करके देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों का भी कोई जमीन से जुड़ा वाद विवाद है या फिर होने वाला है तो आज की ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरीके से देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ये टेम्पररी इंजंक्शन इतना बड़ा रिलीफ होता है क्योंकि सालों साल केस चलता रहता है और जिसके पक्ष में ये टेम्पररी इंजंक्शन आ जाता है वो जब तक ये केस चलता है उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन में बना रहता है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिया जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि टेम्पररी और परमानेंट इंजंक्शन अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब कभी भी इंजंक्शन की बात आती है लोग इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये दोनों चीजें भी अलग अलग होती हैं ये क्लियर करूंगा। देखिए, टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 2 3 4 5 हमें सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। टेम्पररी इंजंक्शन उस स्थिति में काम आता है जब संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखनी हो, यानी कि स्टेटस क्यू लगाना हो। उदाहरण के तौर पर एग्जांपल जानना जरूरी है। देखिए, मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत कर रहा है, तो कोर्ट केस ये तय करने में टाइम तो लगाते हैं कि किसका उस पर हक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर थोड़ी भी देरी हुई तो उस पर बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, धोखे से किसी को बेचा जा सकता है, जबरदस्ती किसी को कब्जे में घुसाया जा सकता है। तो ऐसी सभी स्थितियों से डील करने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन यानी कि ऑर्डर 39 रूल 1 2 की एप्लीकेशन लगाई जाती है ताकि प्रॉपर्टी पर यथास्थिति स्टेटस क्यू का ऑर्डर लगा दिया जाए। अब दोस्तों, टेम्पररी इंजंक्शन लगने के बाद क्या होता है कि जो दोनों पार्टी होती हैं उनको कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यू बनाए रखेंगे, या फिर किसी एक पार्टी को यह भी आदेश दिया जाता है कि जब तक कोर्ट आपको अलाउड ना करे आप इस प्रॉपर्टी से दूरी बनाए रखें। तो ऐसा एक रिलीफ का ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन की मांग की जाती है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। बेसिकली समय सीमा 6 महीनों की होती है, किंतु अगर 6 महीने के अंदर इसे एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है तो कोर्ट इसे समय सीमा के अनुसार एक्सटेंड भी कर सकता है। अब टेम्पररी इंजंक्शन के बाद बात आती है परमानेंट इंजंक्शन, जिसे परपेचुअल इंजंक्शन भी कहते हैं। अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 38 39 41 42 पर नजर डालें तो वहां पर आपको इसी परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में बताया है। परपेचुअल इंजंक्शन यानी कि कोर्ट की तरफ से जब किसी को रिलीफ दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी प्रॉपर्टी पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। ये रिलीफ कब दिया जाएगा? जब कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर, फाइनल डिक्री, फाइनल जजमेंट पास कर रहा होगा। शुरू में कभी भी परमानेंट इंजंक्शन नहीं दिया जाता।
जो शुरू में मिलता है वो टेम्पररी इंजंक्शन होता है, वो केवल तभी तक वैलिड है जब तक कोर्ट अपनी फाइनल जजमेंट नहीं दे रहा। और परपेचुअल इंजंक्शन लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है और वो तभी दिया जाता है कोर्ट जब अपना आखिरी अंतिम निर्णय सुना रहा हो। तो ये इसके बीच का बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। अब आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, हम बात करेंगे टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। ऑर्डर 39 रूल 1-2 के अंदर सीपीसी के तहत इसकी एप्लीकेशन लगाई जाती है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह साफ तरीके से निर्धारित किया है कि जब कभी भी संपत्ति पर टेम्पररी इंजंक्शन को लगाने की बात आती है तो यह देखना अनिवार्य होगा कि जिस दिन कोर्ट के अंदर यह केस फाइल किया गया है उस दिन कौन सी पार्टी उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में थी। यह चीज देखना कि किसका मालिकाना हक बनता है, किसको परमानेंट स्टे दिया जाए यानी कि परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाए, यह बाद के कोर्ट प्रोसेस का काम है। किंतु स्टार्टिंग में टेम्पररी इंजंक्शन देखने के लिए केवल इतना अनिवार्य होना चाहिए कि जिस दिन यह कोर्ट में केस फाइल किया गया है उस दिन कौन सी पार्टी उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में थी। अब यह चीज मैं आगे आपको विस्तार के साथ क्लियर करने वाला हूं, यानी कि डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं। केस टाइटल क्या था, केस के फैक्ट्स बैकग्राउंड क्या थे, डेट ऑफ ऑर्डर क्या था, फैक्ट्स क्या थे, हिस्ट्री क्या थी। अब ये सारी चीज यहां से आपको क्लियर की जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा कदीम सथिया वर्सेस मंडला रविंदर रेड्डी। इसका सीआरपी नंबर है 1291 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 29/8/2023 यानी कि 29 अगस्त साल 2023 की ये जजमेंट है ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट की। अब केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड में आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद आखिरकार इस जजमेंट में क्या क्लैरिफिकेशन दी, ये पॉइंट भी आपको क्लियर किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के अंदर जो प्लेंटिफ है यानी कि जिसने ये केस फाइल किया है वो कोर्ट में केस फाइल करता है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परपेचुअल यानी कि परमानेंट इंजंक्शन। साथ ही साथ वो ऑर्डर 39 रूल 1-2 यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन लेने के लिए कोर्ट से रिलीफ मांगता है। अब देखिए प्रेजेंट केस के अंदर टाइटल डिक्लेरेशन का और परमानेंट स्टे की मांग की और केस की स्टार्टिंग में उनको टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ मिल जाए, ये भी यहां पर प्लेंटिफ की तरफ से मांग की गई है। अब प्लेंटिफ का कहना है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो उसने यहां पर सोल्ड कर दी रिस्पोंडेंट को यानी कि बेच दी। अब उसके अंदर क्या हुआ कि जब ये प्रॉपर्टी बेची गई थी तो कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो गई, जैसे कि प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज थोड़ी सी गलत हो गई, जिसकी वजह से रिस्पोंडेंट जो है उसका फायदा उठाते हुए प्लेंटिफ की जो खुद की प्रॉपर्टी थी उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है और उनका वहां पर ऑलरेडी पोजेशन है यानी कि जो प्लेंटिफ है वो ऑलरेडी कब्जे में है, उनको वहां पर बाहर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो वो प्रॉपर्टी है उनको डिक्लेयर किया जाए कि वो ओनर है, परमानेंट स्टे दिया जाए और केस की स्टार्टिंग में टेम्पररी रिस्पोंडेंट को रोका जाए कि वो प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते। अब जो ये यहां पर एड इंटरिम रिलीफ मांगा गया है टेम्पररी इंजंक्शन का यानी कि केस की स्टार्टिंग में जो टेम्पररी स्टे की मांग की गई है, कोर्ट ने सबसे पहले उसको डिसमिस कर दिया। रीजन क्या दिया डिसमिस करने का, जो पहानीज एंट्रीज है, हो सकता है आपने ये वर्ड पहली बार सुना हो, तो जो रिकॉर्ड्स की एंट्रीज है, जैसे हमारे यहाँ जमाबंदी दाखिल खारिज होता है, म्यूटेशन होता है, ऐसे ही पहानीज एंट्रीज होती है। कोर्ट ने देखा कि जो वो पहानीज एंट्री थी साल 1994, 1995 और उसके बाद 1996 और 1997 इसके आसपास की जो एंट्रीज थी उसमें कुछ चेंजेस पाए गए हैं, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसको ओनर नहीं माना जा सकता और ऐसी कंडीशन में जो यहां पर टेम्पररी इंजंक्शन माना गया है उसको डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों यहां पर इसी चीज को देखते हुए आगे अपील डाली गई है। अब यहां पर जो प्लेंटिफ की तरफ से अपील डाली गई उसको भी डिसमिस कर दिया गया दोस्तों। नाउ ये मैटर आगे चलते हुए ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है अपील के माध्यम से। अब प्रेजेंट केस में जो प्लेंटिफ है वही यहां पर पिटिशनर बने हैं क्योंकि उन्हीं ने ही हाई कोर्ट के सामने जाकर पिटीशन फाइल की है। अब देखने की चीज यहां पर क्या है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने क्या पॉइंट रखे गए। अब दोस्तों यहां पर जो पिटिशनर के काउंसिल थे यानी कि जो उनके एडवोकेट थे उनका कहना है कि अगर कोर्ट केवल टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन की सुनवाई कर रहा है तो उसको इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जिस दिन ये केस फाला गया है उस दिन कौन सी पार्टी प्रॉपर्टी के पोजेशन में थी उसी चीज को देखना अनिवार्य है, क्योंकि किसका प्रॉपर्टी में नाम शो कर रहा है, कौन रिकॉर्ड्स में ओनर है, यह चीज आगे डिक्लेरेशन में देखी जाए ना कि टेम्पररी इंजंक्शन में देखी जाए। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं जो थोड़ी सी जजमेंट से हटकर है। देखिए
जब कभी भी जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लेता है तो हमेशा जिसका मैच्योर्ड पोजीशन है उसी के फेवर में टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाता है, यानी कि टेम्पररी समय के लिए स्टे दे दिया जाता है जब तक कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं दे देती। अगर इसी प्रकार से रिकॉर्ड्स देखे जाए, टाइटल ओनरशिप देखी जाए तो वो तो ओनर के फेवर में बोलेगी। फिर आखिरकार क्यों कब्जाधारी के पक्ष में स्टे दिया जाता है? रीजन ये है क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी को भी पोजेशन से बाहर करना है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके ही किया जाना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो कोई फ्रेश एनक्रोचमेंट ना हो। और प्रेजेंट केस में तो प्रॉपर टाइटल डिक्लेरेशन का सूट डाला है, तो कोर्ट पहले ये एज्यूम करेगा कि रियल टाइटल ओनर कौन है, क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई रियली में क्लरिकल मिस्टेक है, उसके बाद ये फैसला दिया जाएगा। तो इसी वजह से यहां पर जो प्लेंटिफ के काउंसिल है उनका कहना है कि अगर टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही है तो रिकॉर्ड्स में घुसने की अनिवार्य नहीं है। केवल जिस दिन ये केस डाला गया है उस दिन किसका पोजेशन था उस चीज को देखते हुए टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों टेम्पररी इंजंक्शन का बेसिक बेल मूल्य क्या होता है कि जो जिस स्थिति में है वो स्थिति में बना रहे, ताकि जब कोर्ट अपने केस की सुनवाई कर रहा हो, इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग वहां पर मिले। इसी वजह से टेम्पररी इंजंक्शन लिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो पिटिशनर है उनके काउंसिल का यह भी कहना है कि अगर आप केवल पहानीज एंट्रीज देखते हैं जैसे कि 1993, 1994 और बाद में अमेंड हुआ 1995, 1996 में, तो यह चीज भले वहां पर देखी जा रही है कि प्लेंटिफ का नाम शो नहीं हो रहा, किंतु किसी दूसरे व्यक्ति का नाम भी तो वहां पर शो नहीं हो रहा, यानी कि जो यहां पर कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड्स में तो प्लेंटिफ का नाम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम भी तो उन रिकॉर्ड्स में नहीं शो हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में कैसे रिस्पोंडेंट को ही ओनर माना जा रहा है, यह चीज भी प्लेंटिफ के काउंसिल ने वहां पर रखी। इसके अलावा पहानीज एंट्रीज के अलावा बहुत सी पासबुक थी, उनके रिकॉर्ड्स भी वहां पर लाकर रखे गए जिसके अंदर खुद पिटिशनर ही ओनर दिखाया जा रहा है। तो यहां पर अगर इन रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो उसके हिसाब से भी पिटिशनर ओनर है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कहने वाली बात यह भी थी कि अगर डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, और क्लैरिकल मिस्टेक के बिहाफ से रिस्पोंडेंट को कभी भी सीधा ओनर नहीं बनाया जा सकता। और उसी चीज की क्लैरिफिकेशन के लिए टाइटल डिक्लेरेशन का सूट डाला गया है जो आगे चलकर डिसाइड किया जाएगा। पर स्टार्टिंग में ताकि प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनी रहे इसीलिए कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन की मांग की गई है। तो यहां पर केवल पहानीज एंट्रीज को देखते हुए प्लेंटिफ या पिटिशनर को टेम्पररी इंजंक्शन के रिलीफ से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। यह चीज पिटिशनर के काउंसिल ने ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने रखी दोस्तों। अब दोस्तों इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को देखने के बाद, सभी पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद यही पॉइंट फाइनलाइज किया गया कि अगर हम पहानीज एंट्री को देखें तो भले पिटिशनर का नाम वहां पर नहीं है, किंतु अगर हम ऑनलाइन पोर्टल्स देखें या पट्टेदार पासबुक देखें तो वहां पर स्टिल पिटिशनर को ही एज ओनर दिखाया जा रहा है। और प्रेजेंट केस में जो क्लैरिकल मिस्टेक है या नहीं है वो चीज आगे कोर्ट में जाकर एनालाइज होगी जब डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट की सुनवाई चल रही होगी। और प्रेजेंट केस में जो टेम्पररी इंजंक्शन की मांग की जा रही है वो केवल इतने पॉइंट से ही स्पष्ट किया जा सकता है कि जिस समय यह केस डाला गया है उस समय प्रॉपर्टी के पोजेशन में कौन था, वो चीज देखते हुए टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ पिटिशनर को दिया जा सकता है। और यह चीज ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी वहां पर क्लैरिफिकेशन की, और इसी चीज के साथ ट्रायल कोर्ट ने यह गलती की कि यहां पर प्लेंटिफ को टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दिया, और यहां पर यह अपील एक्सेप्ट कर ली गई और प्लेंटिफ को टेम्पररी इंजंक्शन देने के लिए ऑर्डर पास किया गया दोस्तों। अब दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या क्लैरिफिकेशन? देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना क्या है, टेम्पररी इंजंक्शन एक लिमिटेड समय के लिए है, जब तक केस चल रहा है या फिर 6 महीने के लिए, किंतु जो परपेचुअल इंजंक्शन यानी कि परमानेंट इंजंक्शन है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। तो टेम्पररी इंजंक्शन शुरू में कोई भी ले सकता है, चाहे प्रॉपर्टी का कब्जेदार हो, रियल ओनर हो, जिसका राइट बन रहा है वो चीज कोर्ट एनालाइज करता है। किंतु परपेचुअल इंजंक्शन उसी के फेवर में जाएगा जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है। इसीलिए यह चीज केस के आखिरी में बताई जाती है कि परपेचुअल इंजंक्शन किसके फेवर में दिया गया, और टेम्पररी इंजंक्शन प्रॉपर्टी पर बस पोजेशन साबित करके भी लिया जा सकता है दोस्तों। और यह चीज यहां पर रेलिवेंट जजमेंट में भी मैंने आपको क्लियर की दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।